बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 संगठन के अंतर्गत विकेंद्रीकरण पर चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों, विकेंद्रीकरण को समझने से पहले केंद्रीकरण को समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को हम देखते हैं। देखिए, केंद्रीकरण में क्या होता है कि जो पावर है वो पूरे संगठन की जो पावर है, जो निर्णय लेने के अधिकार हैं, वो एक व्यक्ति में ही केंद्रित हो जाती हैं। यानी पूरे संगठन के लिए जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्यों के संबंध में जो भी निर्णय हैं, वो निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह ही लेता है। वो केंद्रित हो जाता है एक ही स्थान पर वो क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो निर्णय लेने का अधिकार है वह कई लोगों के पास होता है। यानी विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्रबंधक यह अधिकार अन्य लोगों में बांट देते हैं। एक व्यक्ति के पास न होकर यह अधिकार क्या होता है, कई लोगों के पास होता है। देखिए, आप सरकार के आधार पर हम देखें तो जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, यदि मान लीजिए केंद्र सरकार द्वारा ये कर लिया जाए कि अब वह पूरे देश के लिए सारे निर्णय वही लेगी, तो यह क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। सारे निर्णय, सारे आदेश अब केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किए जाएंगे पूरे देश में, चाहे वह कोई सा भी राज्य हो। तो यह क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार है, फिर अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें हैं। तो कुछ निर्णय जो केंद्र से जुड़े हुए होते हैं, जो दूसरे देशों से संबंधित होते हैं एक देश से के संबंध में, तो वो निर्णय तो हमारी केंद्र सरकार लेती है। और राज्यों से संबंधित जो निर्णय हैं वो कौन लेता है, राज्य सरकारें लेती है। देश के लिए, पूरे देश के लिए कोई कानून बनाया जाना है तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। राज्य के लिए ही कोई कानून बनाना है तो वह राज्य सरकारें बनाती है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विकेंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ राज्य सरकारों के पास है। तो इस प्रकार हमारे देश में भी क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। आगे देखते हैं बच्चों विकेंद्रीकरण को। कई उपक्रमों में निर्णय लेने का अधिकार केवल मात्र शीर्ष स्तरीय प्रबंधक को ही होता है, वे केंद्रीकृत संगठन कहलाते हैं। देखिए, जो हमारे ये प्रबंधक के स्तर थे 3, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधक। यहाँ पर जो टॉप लेवल के ये प्रबंधक हैं, इन्हीं के पास निर्णय लेने का अधिकार हो तो यह क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है, केंद्रीकृत संगठन कहलाता है। जबकि कुछ संगठनों में इस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए निम्न स्तर तक के प्रबंध को भागीदार बनाया जाता है, वे विकेंद्रीकृत संगठन कहलाते हैं। और कुछ संगठन ऐसे होते हैं वहाँ पर उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, इन सभी को निर्णय लेने में भागीदार बना लिया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाएगा। जहां पर केवल एक व्यक्ति या एक समूह के पास सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, वहां क्या कहलाता है, केंद्रीयकरण। देखिए, एक जगह केंद्रित हो जाना केंद्रीकरण, और अलग अलग जगह बिखर जाना, मतलब सभी के अंदर बढ़ जाना, यह कहलाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सोपानिक क्रम में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। जो पद सोपान होता है उसके विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व क्या हो जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। निर्णय लेने का अधिकार अब अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के पास होता है और उनका भी उत्तरदायित्व होता है। सरल शब्दों में विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार अंतरण करना
होता है। देखिए सरल शब्दों में हम देखें तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, हर स्तर पर अधिकारों का अंतरण कर दिया जाना, यानी निर्णय लेने का अधिकार जो है वह अब कहाँ है, हर स्तर के कर्मचारियों के पास है। निर्णय लेने का अधिकार निम्नतम स्तर तक के प्रबंध को दिया जाता है जहां पर वास्तविक रूप में कार्य होना है। देखिए कार्य कहाँ होता है, कार्य निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा करवाया जाता है। तो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, उन निम्न स्तर के प्रबंधकों के पास होना चाहिए जो काम को करवा रहे हैं। यदि उन्हें हर बात के लिए उच्च स्तर के प्रबंधक के पास जाना है, देखिए ये कार्य को करा रहे हैं, ये निम्न स्तर के प्रबंधक हैं, ये मध्य स्तर के प्रबंधक और ये उच्च प्रबंधक। मान लीजिए सारे अधिकार इनके पास हैं, केंद्रीकरण किया हुआ है, सारे निर्णय कौन लेता है, उच्च प्रबंधक लेते हैं। और काम कौन करवा रहा है, काम निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा करवाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कोई समस्या आई तो उस पर निर्णय लेने के लिए इनके पास कर्मचारी बताएगा और निम्न स्तर का प्रबंधक मध्य स्तर के प्रबंधक को बताएगा, ये उच्च स्तर के प्रबंधकों को बताएंगे और वो निर्णय लेंगे। फिर इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया निर्णय नीचे तक पहुंचेगा। इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी व्यवधान होता है। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली में क्या होता है, जो निर्णय लेने का कार्य होता है वो कौन करता है, निम्न स्तर के प्रबंधकों के पास भी निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो उनके द्वारा ये काम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शीघ्र निर्णय ले लिया जाता है और काम भी आसानी से कर लिया जाता है। यानी जो काम करवा रहा है उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केवल केंद्रीय बिंदुओं पर ही प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों को सौंपने से है। लुईस एलन ने यह परिभाषा दी। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि केंद्रीय बिंदुओं पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर कुछ ऐसे निर्णय जो केवल सिर्फ उच्च प्रबंधकों द्वारा ही लिए जाने हैं, ऐसे बिंदुओं को छोड़कर जो अन्य अधिकार हैं, अन्य निर्णय लेने की जो क्षमता है वह कहाँ तक दे दी जाए, निम्न स्तर के कर्मचारियों तक दे दी जानी चाहिए। सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों को सौंपने से है। यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, देखिए एक संगठन के लिए कई निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे संगठन से साझेदारी करना या उनसे समन्वय स्थापित करना, समझौते करना, ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णय उच्च प्रबंधन द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऐसे निर्णयों को छोड़कर कार्य से संबंधित जितने निर्णय हैं, कार्य से संबंधित जो भी निर्णय हैं, वो निर्णय लेने का अधिकार किसे दे दिया जाए, निम्न स्तर के कर्मचारियों को दे दिया जाना चाहिए। यह कहा था लुईस एलन ने। हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, तथा हर वह कदम जो इसको घटाता है केंद्रीकरण कहलाता है। देखिए विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि हर स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको अधिकार मिल जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व तय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका महत्व बढ़ जाता है। तो विकेंद्रीकरण में निम्न स्तर के कर्मचारियों का भी महत्व बहुत अधिक हो जाता है, जबकि केंद्रीकरण में क्या होता है, सारे निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, एक केंद्र बिंदु के पास होता है, उच्च प्रबंधकों के पास होता है। तो ऐसी स्थिति में निम्न स्तर के कर्मचारियों का महत्व घट जाता है। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, देखिए केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों के बीच प्राधिकार के वितरण के प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या बताता है कि किस स्तर के कर्मचारी के पास कितने अधिकार हैं। यदि केंद्रीकरण है किसी संगठन में तो उच्च प्रबंधकों के पास ही सारे अधिकार होंगे, और यदि विकेंद्रीकरण है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें पता है कि सभी स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके पास क्या है, अधिकार हैं, उन सभी के पास अधिकार हैं। पूर्ण केंद्रीकरण एक बिंदु पर या उच्च प्रबंधक के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति के केंद्रित होने से है। यहाँ पर
उच्च स्तर के जो प्रबंधक हैं उनके पास ही सारी शक्ति केंद्रित हो गई है, एक बिंदु पर केंद्रित हो गई है। यह क्या कहलाएगा? पूर्ण केंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार की संरचना प्रबंध सोपानिकी की आवश्यकता को अनावश्यक बना देती है, और जहां पर पूर्ण केंद्रीकरण होता है वहां प्रबंध सोपानिक की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, वह उसे अनावश्यक बना देता है। ऐसे संगठन में मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों को बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं, न के बराबर अधिकार मध्य व निम्न स्तर के प्रबंधकों के पास होते हैं। सारे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, सभी प्रकार के निर्णय हैं, वो उच्च प्रबंधकों द्वारा ही किए जाते हैं। पूर्ण विकेंद्रीकरण में सभी अधिकारों का अंतरण निम्न स्तर के कर्मचारियों तक कर दिया जाता है। और पूर्ण विकेंद्रीकरण क्या होता है? वहां पर सभी अधिकारों का जो अंतरण है वह निम्न स्तर के कर्मचारियों तक कर दिया जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? उच्च प्रबंधक का होगा। उससे कम महत्व के मध्य स्तर के प्रबंधक लेंगे, और जो कम महत्व के निर्णय हैं, सिर्फ काम से संबंधित निर्णय हैं, उससे संबंधित अधिकार निम्न स्तर के प्रबंधकों के पास होते हैं। तो यहाँ पर सभी के पास कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। अधिक विकेंद्रीकरण की स्थिति में हर विभाग अपने अनुसार निर्णय लेगा जो संगठन हित में नहीं है। यदि अधिक मात्रा में अधिकार दे दिए जाएंगे, अधिक विकेंद्रीकरण होगा, तो ऐसी स्थिति में हर विभाग जो है वह क्या करेगा? अपने अनुसार निर्णय लेगा, और यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितकारी नहीं होगा। इससे संगठन का विघटन भी हो सकता है, और इससे क्या होगा? अंततः संगठन का विघटन भी संभव हो सकता है। कोई भी संगठन न तो पूर्णतः केंद्रीकृत हो सकता है और न ही पूर्णतः विकेंद्रीकृत हो सकता है। देखिए, कोई भी संगठन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पूर्ण केंद्रीकरण हो या वहां पर पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण हो। ऐसा कोई भी संगठन नहीं हो सकता है। जब कोई संस्था आकार और जटिलताओं की ओर अग्रसर होती है तो निर्णय लेने का अधिकार का विकेंद्रीकरण होता जाता है। वह महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए केंद्रीकरण होना भी आवश्यक होता है। जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो निर्णय तो उच्च प्रबंधकों द्वारा ही लिए जाते हैं। उसके अलावा जो सामान्य निर्णय होते हैं, काम से संबंधित निर्णय होते हैं, वो निर्णय लेने के अधिकार निम्न स्तर तक के कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं। तो देखिए, पूर्ण रूप से केंद्रीकरण भी नहीं होता और पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण भी नहीं होता। एक उपक्रम के लिए दोनों का ही सही तरीके से सामंजस्य करके आगे बढ़ना जरूरी होता है। ये दोनों संगठन में एक साथ विद्यमान रहते हैं, इनमें संतुलन लाने की आवश्यकता होती है। देखिए, इन दोनों में संतुलन बनाकर आगे चलने की आवश्यकता होती है। यदि इन दोनों में सही तरीके से संतुलन स्थापित कर लिया जाए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में, तो एक संगठन बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, विकेंद्रीकरण का महत्व। देखिए, पहल की भावना का विकास। देखिए, जब विकेंद्रीकरण होता है, जब एक निम्न स्तर के कर्मचारी के पास भी अधिकार होते हैं, तो वह निर्णय लेता है, वह सही काम को करने के लिए निर्णय ले सकता है, और इससे उसकी पहल की भावना विकसित होती है। प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। देखिए, जब अधीनस्थ कर्मचारी, निम्न स्तर के कर्मचारी निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं, वो काम को पूरा करने के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, तो इससे उनमें प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास भी होता है। वे जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से संपादित करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके वे हर कठिन कार्य को, हर कठिन परिस्थिति में आसानी से निर्णय लेते हैं और उस कार्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। शीघ्र निर्णय। देखिए, विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने के लिए बार बार उच्चाधिकारियों के पास नहीं जाया जाता। निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो अपने स्तर पर ही निर्णय ले लेते हैं। बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने पर ही वे अपने उच्चाधिकारी के पास जाते हैं। जब निर्णय निम्न स्तर पर ही ले लिए जाते हैं तो निर्णय शीघ्र ले लिए जाते हैं, बहुत तेज गति से ले लिए जाते हैं। शीर्ष प्रबंधकों राहत। जब संगठन के सामान्य कामकाज आसानी से संचालित होते हैं तो शीर्ष प्रबंधक के पास क्या होते हैं? कार्यभार कम हो जाता है, उन्हें राहत प्राप्त होती है। विकास को सरल बनाता है। देखिए, अधीनस्थ जब निर्णय लेंगे तो उनका विकास होगा, उनका विकास होता है तो संगठन को आगे के लिए नए नए प्रबंधक तैयार
मिलते हैं, उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति तैयार मिलते हैं और संगठन का जो उच्च प्रबंध है वह अन्य कार्यों के लिए अग्रसर होता है, अन्य नए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है। इससे विकास सरल हो जाता है। श्रेष्ठ नियंत्रण, देखिए हर स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन करना आसान होता है। किस स्तर पर कितने अधिकार दिए गए हैं उसके आधार पर आसानी से उनके कार्यों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। अब इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। चलिए, विकेंद्रीकरण का महत्व। अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों में आत्मविश्वास एवं भरोसा बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, अधीनस्थों को अधिकार दिए जाते हैं। जब उच्च प्रबंध से अधीनस्थों को अधिकार प्राप्त होते हैं तो अधीनस्थों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें पहल की भावना बढ़ती है। वे ये सोचते हैं कि उच्च प्रबंधक उन पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध को निर्णय लेकर कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। वे अपने निर्णय के परिणामों से सीखते भी हैं, उनमें पहल करने की भावना भी विकसित होती है। देखिए, निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। वे स्वतंत्र होकर आसानी से निर्णय ले सकते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। वे स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेकर कार्य को पूरा करवाते हैं और निर्णयों के परिणाम जो भी निकलते हैं उनसे सबक भी वो लेते हैं और भविष्य में उनका दोहरान नहीं करते। यदि नकारात्मक परिणाम आते हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से तो वे उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं और वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके नए पहल के कार्य भी करते हैं। पहल करने की भावना भी उनमें विकसित होती है। विकेंद्रीकरण से प्रतिभावान कर्मचारियों की खोज में भी सहायता प्राप्त होती है जो भविष्य में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। देखिए, भविष्य के लिए अच्छे प्रबंधक तैयार होते हैं। जटिल परिस्थितियों में भी वे सही निर्णय लेकर अपने संगठन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इससे उनमें प्रबंधकीय योग्यता विकसित होती है और भविष्य के लिए अच्छे प्रबंधक यहाँ तैयार हो जाते हैं। भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण से योग्य तथा दक्षता प्राप्त लोगों को अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, योग्य और जो दक्षता प्राप्त व्यक्ति हैं उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल जाता है, उन्हें अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं ताकि इनको भविष्य में पदोन्नति देकर अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए लगाया जा सके, ताकि भविष्य में इन लोगों को जटिल कार्यों को पूरा करने में लगाया जा सके, क्योंकि ये अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके उन जटिल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों में कार्य संबंधी चातुर्य बढ़ाने व औपचारिक प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त होती है। यह प्रबंधकीय शिक्षा का एक माध्यम है। देखिए, विकेंद्रीकरण प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम होता है। जब निम्न स्तर के प्रबंधकों को कार्य को पूरा करने के संबंध में अधिकार दे दिए जाते हैं तो वे स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेकर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं, जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से पूरा करने में वो लग जाते हैं। इससे उनके गुणों का विकास होता है और उनके गुणात्मकता गुणवत्ता वृद्धि से संगठन को ही फायदा होता है। संगठन के लिए अच्छे प्रबंधक तैयार हो जाते हैं। कार्य संबंधी चातुर्य प्राप्त व्यक्ति उनको आसानी से मिल जाते हैं। शीघ्र निर्णय। देखिए बच्चों, विकेंद्रीकरण में प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ कुछ लोगों पर न होकर अनेक लोगों में बढ़ जाता है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं संगठन के कार्यों के संबंध में वे अब निम्न स्तर के प्रबंधक भी आसानी से ले लेते हैं। इसके लिए उन्हें उच्च प्रबंधकों के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कार्यस्थल पर ही शीघ्र निर्णय लेने में आसानी होती है। कार्यस्थल पर ही आसानी से निर्णय ले लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण में निर्णयों सूचनाओं को लंबी सोपानिक श्रृंखला से नहीं गुजरना पड़ता और निर्णय लेने के लिए लंबी सोपानिक श्रृंखला से नहीं गुजरना पड़ता। नहीं, अन्यथा क्या होता है, उच्च प्रबंधक से मध्य प्रबंधक, फिर निम्न स्तर के प्रबंधक, फिर कर्मचारियों तक। मान लीजिए कोई समस्या आई तो ये निम्न स्तर के प्रबंधकों को बताएंगे, निम्न स्तर के प्रबंधक मध्य स्तर के प्रबंधकों को बताएंगे और ये उच्च स्तर के प्रबंधकों को बताएंगे। वो उससे संबंधित क्या है, निर्णय लेंगे, तब जाकर ये कार्य संपादित होगा। निर्णयों से इनको अवगत कराएंगे, वो नीचे अवगत कराएंगे, फिर कर्मचारी तक वो निर्णय पहुंचेगा।
इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन जब निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर के प्रबंधकों के पास ही होगा काम के संबंध में, तो आसानी से तेजी से निर्णय ले लिए जाते हैं। अगला है शीर्ष प्रबंधकों राहत। देखिए विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो शीर्ष प्रबंध होता है उसे राहत मिल जाती है। जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उसे निम्न स्तर पर ही सुलझा लिया जाता है। सामान्य समस्याएं बड़े उच्च प्रबंधकों के पास नहीं आती हैं, वो निम्न स्तर मध्य स्तर पर ही सुलझा ली जाती है। इससे उच्च प्रबंधकों को शीर्ष प्रबंधकों को राहत प्राप्त होती है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत दैनिक समस्याओं से संबंधित निर्णय लेने के सभी अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। रोज के कार्यकलापों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसे दे दिया जाता है, अधीनस्थों को दे दिया जाता है। इससे उच्च प्रबंधक छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझे रहते और उनके कार्यभार में कमी आती है। इससे उनके कार्यभार में क्या है, बहुत कमी आती है, जिससे वे अपना समय अधिक महत्वपूर्ण नीतियों कार्यों को करने एवं संचालन संबंधी निर्णयों को लेने में लगा सकते हैं। अब वे अपना समय किन में लगाएंगे, वे महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करने, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लगा सकेंगे। साथ ही वे संचालन संबंधी निर्णय लेने में भी अपना समय लगा सकेंगे। अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी वे अपने समय का उपयोग कर सकेंगे। नई नई योजनाएं बनाने, नए नए लक्ष्य निर्धारित करने में वे अपना समय लगा सकेंगे। विकास को सरल बनाता है। देखिए विकेंद्रीकरण विकास को सरल बनाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं उन्हें कार्य से संबंधित निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वे काम को पूरा करने के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकारी होंगे। इससे अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। वे अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी और इससे वे अच्छे परिणाम की ओर लालायित होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। विभागों में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे संगठन का विकास संभव होता है और जो विभाग हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतियोगिता बढ़ती है। हर कर्मचारी अच्छा करने का प्रयास करता है, वह सही निर्णय लेकर अपने कार्य को सही समय पर अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का प्रयास करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। इससे संगठन का विकास भी होता है। श्रेष्ठ नियंत्रण। विकेंद्रीकरण से प्रत्येक स्तर के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है। किस स्तर पर कार्य का कैसे निष्पादन किया गया है, किस प्रकार निर्णय लेकर कितना कार्य किस कुशलता के साथ पूरा कर लिया गया है, इसका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। विभागों को उनके परिणामों के प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है और अलग अलग विभागों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, उनके परिणामों के आधार पर जवाबदेह भी बनाया जा सकता है। विकेंद्रीकरण में निष्पादन की जवाबदेही बड़ी चुनौती है। इस हेतु प्रबंधक संतुलन अंक कार्ड तथा प्रबंध सूचना विधि आदि नियंत्रण पद्धतियों को अपनाते हैं और इन विधियों में नव प्रवर्तन हेतु बाध्य भी होते हैं। देखिए निष्पादन की जवाबदेही विकेंद्रीकरण में तय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत कठिन कार्य होता है। इसके लिए कई विधियों को काम में लिया जाता है, जिनमें अंक कार्ड और प्रबंध सूचना विधि महत्वपूर्ण है। प्रबंधक इन संतुलन विधियों का प्रयोग करके जवाबदेहिता तय करने का प्रयास करते रहते हैं और इनमें सुधार करने का कार्य भी वे निरंतर करते रहते हैं। एक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह विकेंद्रीकरण का उपयोग बड़ी सावधानी से करे, साथ ही मुख्य नीति निर्धारण क्षेत्रों में केंद्रीकरण का भी प्रयोग करे। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी कि न तो कोई संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत हो सकता है, न ही वह विकेंद्रीकृत हो सकता है। इन दोनों का ही उचित रूप से समायोजन करना चाहिए। सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संगठन को उपक्रम को आगे बढ़ना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण का उपयोग भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए और मुख्य नीति निर्धारण क्षेत्रों में एक संगठन को केंद्रीकरण का भी प्रयोग करना चाहिए। अधिक विकेंद्रीकरण की स्थिति में हर विभाग अपने अनुसार निर्णय लेगा, जो संगठन हित में नहीं होगा। यदि आपने सभी विभागों को अपने अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दे दिए हैं और वे बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह विभाग अपने से संबंधित कार्यों को तो पूरा करेगा, लेकिन वह एक अंकुश के बाहर चला
जाएगा, जो कि संगठन हित में नहीं होगा। इससे संगठन का विघटन भी हो सकता है और इससे संगठन को नुकसान ही होगा, संगठन का विघटन भी संभव हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में तुलना। देखिए, इन दोनों में तुलना करना बहुत आवश्यक है। कुछ आधारों पर हम इसकी तुलना करेंगे। प्रकृति के आधार पर अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है, यह एक आवश्यक कार्य होता है। प्रबंधक के पास बहुत अधिक कार्यभार होता है तो वह अपने कुछ भार को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, वह अकेला सारे कार्य नहीं कर सकता। जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण एक ऐच्छिक नीति निर्धारण है, यह शीर्ष प्रबंधक के विवेकानुसार किया जाता है। शीर्ष प्रबंधक अपने विवेक से यह तय करता है कि संगठन में केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा और किस सीमा तक विकेंद्रीकरण किया जाएगा। कार्य की स्वतंत्रता। देखिए, अधिकार अंतरण में उच्चाधिकारियों को अधिक नियंत्रण होता है। उच्चाधिकारियों का क्या है? नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है, अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। अतः जो निम्न स्तर के जो अधीनस्थ हैं, जिनको काम करने का दायित्व दिया गया है, उनको सीमित मात्रा में ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। कार्यकारी प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है। यहाँ पर क्या होता है? विकेंद्रीकरण में जो कार्य करने वाले प्रबंधक होते हैं, चाहे वे मध्य स्तर के प्रबंधक हों, चाहे वे निम्न स्तर के प्रबंधक हों, उन पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। अतः उन्हें कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्थिति के आधार पर अधिकार अंतरण यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है। देखिए, अधिकार अंतरण में कार्य के विभाजन में अनुसरण किया जाता है। काम किसे दिया गया है, किस अधीनस्थ कर्मचारी को दिया गया है, उसके द्वारा किसे दिया गया है, तो यह कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है इसका। जबकि विकेंद्रीकरण में यह शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों का परिणाम है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? शीर्ष प्रबंधक किस अनुसार विकेंद्रीकरण चाहते हैं अपने संगठन में, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। वो कितने अधिकार अपने निम्न स्तर के प्रबंधकों को देना चाहते हैं, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। क्षेत्र। देखिए, अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसकी सीमा उच्चाधिकारियों तथा उनके अधीनस्थों तक ही सीमित होती है। अधिकार अंतरण क्या है? सीमित क्षेत्र में ही होता है, उच्चाधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में ही इसका क्षेत्र होता है, उनकी सीमा तक ही यह सीमित होता है। विकेंद्रीकरण इसका क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतरण निम्नतम स्तर तक बढ़ाया जाता है। अधिकार अंतरण कहाँ तक किया जाता है? विकेंद्रीकरण में निम्नतम स्तर के प्रबंधकों तक किया जाता है, क्योंकि निर्णय उन्हें लेना है, काम उन्हें संपादित करना है, तो निर्णय लेने का अधिकार विकेंद्रीकरण प्रणाली में निम्नतम स्तर तक होता है। आधार उद्देश्य के आधार पे अधिकार अंतरण, इसका उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए होता है। देखिए, अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो प्रबंधक हैं उनका कार्यभार कम करना, किस प्रकार काम को कम किया जाए उनके, तो इसके लिए क्या होता है? कामों का बंटवारा किया जाता है, अधीनस्थों को काम सौंप दिए जाते हैं, जिससे प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है। विकेंद्रीकरण में इसका उपयोग अधीनस्थों की संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता देकर किया जाता है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? देखिए, अधीनस्थ जो होते हैं उनकी भूमिका को संगठन में बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। उन्हें अधिकार इसलिए सौंपे जाते हैं ताकि उनकी भूमिका में वृद्धि हो और इसके लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में विकेंद्रीकरण को जाना। देखिए, जो संगठन होता है उसके लिए विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है और कुछ सीमा तक केंद्रीकरण भी आवश्यक होता है। इसके बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।